नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 10 जो कि करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, जो हमने 9 टेस्ट सीरीज की थी वो भी करंट अफेयर थी और आज भी हमारी करंट अफेयर है और हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, दूसरा स्टेटमेंट, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में जो दिया जाने वाला खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है वो हो गया है ध्यानचंद। क्या हो गया है? ध्यानचंद। इससे पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता था वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब वो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला सही, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इसे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। चिराग चंद्रशेखर सेठी ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में मिला। शिवेंद्र सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में मिला। तीसरा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 में हासिल की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यानी खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उस वर्ष खेल में किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ही दिया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सही है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो 2023 का खेल रत्न का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसके बारे में बात करें तो वो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, कुरुक्षेत्र को नहीं दिया गया है। ठीक, और चिराग चंद्रशेखर सेठी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, तो इन्हें मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। शिवेंद्र सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो खेलों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य कोच के तौर पर यह पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार यदि हम बात करें तो ललित कुमार को कुश्ती के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में यदि हम बात करें तो ये पुरस्कार गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम पूछा गया है क्या गलत सुमेलित करना है तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यही हमारा गलत है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में गलत कथन पहचानिए। तो यहाँ भी मित्रों क्या है, गलत कथन आपको पहचानना है। पहला, संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। दूसरा, भारत 1950 में संगठन का सदस्य बना। तीसरा, भारत 2024 में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। तीसरा, महाराष्ट्र यूनेस्को के तहत भारत में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसका मुख्यालय यदि हम बात करें तो उसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है, राष्ट्रीय यूनेस्को का। ठीक, तो इस संगठन की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। डेट भी यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। भारत 1950 में संगठन का सदस्य बना। यदि हम भारत के बारे में बताएं तो भारत में जो सदस्यता भारत बना था वो भारत 21 से 31 जुलाई
भारत जो इसका सदस्य बना था वो 1946 में ही इसका सदस्य बन गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है, यानी भारत 1946 में ही इसका सदस्य बन गया था। भारत 2024 में पहली बार यूनेस्को धरोहर समिति की अध्यक्षता की मेजबानी करने जा रहा है। तो भारत नई दिल्ली में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की जा रही है और ये समय है 24 जुलाई से 31 जुलाई तक का। 31 जुलाई और 24 जुलाई के मध्य भारत में विश्व धरोहर समिति की स्थापना की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र यूनेस्को के तहत सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों का निर्माण करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा चुनना था? गलत। तो यही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपस में क्या करना है? मिलाना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, चंपानगर, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो स्मारक और उत्तर प्रदेश, इनको मिलाना है। तो अगर हम चंपानगर के बारे में बात करेंगे, खजुराहो स्मारक के बारे में बात करेंगे, तो ये कहाँ पर है? तो चंपानगर मित्रों गुजरात में है, फतेहपुर सीकरी बेलनौर उत्तर प्रदेश आगरा के पास है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है। यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, इसे देखते हैं। बिहार के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में देखा गया है 30@30 यानी 30@30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महामारी से पहले के स्तर की तुलना में 2030 तक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 30% की कमी, बी 2023 में से 2030 तक बेचे जाने वाले सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री, सतत वन विकास के लिए 2030 तक वन क्षेत्र की 30% की वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30@30 के बारे में बात करनी है। तो बिहार कैबिनेट सरकार ने, अभी हमने लास्ट में ही देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री को 30% बढ़ाने की बात की है, ठीक है। और ये जो 30% 30@30 है, तो यहाँ पर नई इलेक्ट्रॉनिक व्हील नीति लॉन्च की है और 2023 से 2030 तक बेचे जाने वाले सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। यही स्कीम 30@30 है, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? यानी द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, ऑप्शन ए सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेस्टी को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना के शहीद वायु सैनिकों को एशिया में समर्पित एशिया के दूसरे संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड के संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजय हजारे ट्रॉफी एक वार्षिक घरेलू वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। राजस्थान ने 31वीं विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विजय हजारे ट्रॉफी वार्षिक खेल घरेलू वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2007 में रणजी वनडे ट्रॉफी को पीछे छोड़ दिया है। तो ये आप सीधे सीधे समझ जाइए, न कि वॉलीबॉल है, ये है आपकी क्रिकेट। कौन सी है? क्रिकेट की प्रतियोगिता है। तो पहली बात तो गलत हो जाएगी। राजस्थान ने 31वीं विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो यदि हम विजय हजारे ट्रॉफी का 31वां संस्करण देखें तो 2023-24 में हुआ है और ये संस्करण हरियाणा ने राजस्थान को हराकर, किसने?
हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है, तो ये भी बात हमारी गलत हो जाएगी। तो एक भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तो आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान को औद्योगिक जल यूएस दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी कांटी, टांडा थर्मल पावर स्टेशन, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी बरौनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो दिया गया है औद्योगिक जल यूएस दक्षता श्रेणी में फिक्की पुरस्कार, ये दिया गया है एनटीपीसी कांटी को। किसे दिया गया है? एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल यूएस दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, जो मुजफ्फरपुर में स्थित है। ये बात समझना ध्यान से, ठीक है। और ये जो एनटीपीसी का पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, सहायक कंपनी है, जिसका अर्थ है कि निगम के पास एनटीपीसी की हिस्सेदारी 100% होगी। कितनी? 100%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर वासुकीनाथ झा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें मैथिली भाषा, किस भाषा? मैथिली भाषा में उनके संबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए सम्मानित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें डॉक्टर वासुकीनाथ झा जो कौन हैं, तो डॉक्टर वासुकीनाथ झा एक प्रोफेसर हैं और निबंध संग्रह उनका बोध संकेतन को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? बोध संकेतन को सम्मानित किया गया है। और ये समस्तीपुर के निवासी हैं और बिहार सरकार ने गियर्सन पुरस्कार, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र की मूल भाषा है। इस संदर्भ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दी गई भारत की पहली भोजपुरी डिग्री प्राप्त करने वाला शोधकर्ता की पहचान करें। तो भोजपुरी भाषा की डिग्री जिसे प्राप्त हुई है, इसके बारे में ये पूछा गया है। तो ये अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तथा उत्तर पश्चिमी झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। और अब भारत की 8वीं अनुसूची भोजपुरी में शामिल करने की मांग भी मित्रों चल रही है, ठीक है। और इसके शोधकर्ता कौन हैं? धीरज कुमार गुप्ता। यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसे समझते हैं। उनका जन्म 1887 में हुआ था और वे जीवन के संबंधों पर लिखे गए अपने संगीत नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें राय बहादुर और भोजपुरी के शेक्सपियर जैसे खिताब से पुकारते थे। राहुल संक्रांतायन ने उन्हें शेक्सपियर की उपाधि दी थी। उनका निधन 1971 में हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? 18 दिसंबर को एक लोक गायक हैं भिखारी ठाकुर की जयंती के रूप में याद किया गया। और 18 दिसंबर 1887 में छपरा के कुतुबपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। भिखारी ठाकुर की सराहना तब मिली जब वे सामाजिक की वास्तविकता को उजागर करते हुए भोजपुरी में कई उपन्यास लिखे हैं ने, ठीक है। और यदि हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये 1971 में इनका निधन हुआ और राहुल संक्रांतायन ने उन्हें शेक्सपियर की उपाधि भी दी है। तो वो हैं आपके भिखारी ठाकुर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नाजुक आर्द्र भूमि की स्थायी पर्यटन स्थलों में बदलना, बी कृषि भूमि का स्थायी प्रबंधन, सी सब्सिडी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि को स्थायी पर्यटन में बदलने की बात बजट में की गई है, ठीक है। और ये सरकारी पहल है जिससे आर्द्र भूमि का इष्टतम उपयोग को बढ़ावा
दिया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? स्थायी पर्यटन में बदलना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एमएसएमई गिफ्ट, एमएसएमई स्पाइस और एमएसएमई ओडीआर पहल शुरू की गई है? ए सुप्रीम, बी आई स्टेम, सी उत्प्रेरक और डी रैंप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी एमएसएमई गिफ्ट, एमएससी स्पाइस और एमएससी ओडीआर पहल शुरू की गई? तो यहाँ पर यदि हम बात करें एमएसएमई गिफ्ट ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के साथ एमएसएमई को हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करने का इरादा रखती है। एमएसई स्पाइस योजना सर्कुलर अर्थव्यवस्था के संबंध में निवेश को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और एमएससी ओडीआर के बारे में बात करें तो विलंबित भुगतान की ऑनलाइन विवाद को निपटाने के लिए बनाया गया है। तो यह पहल शुरू की गई है रैंप के द्वारा, यानी सूक्ष्म और लघु उद्यम के तहत पहल शुरू की थी रैंप ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस मीट था। इस संदर्भ में आगे क्या बोला गया है उसे देखते हैं। इस संदर्भ में महोत्सव के विषय की पहचान हमें करनी है। तो पहला है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में लचीलापन और प्रगति, आयुर्वेद की उन्नति के लिए अग्रणी दिमाग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सही होगा ऑप्शन स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, यानी ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन 1 से 5 दिसंबर तक यह राजधानी में चला था और इसका विषय स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां एक पुनरुत्थानशील आयुर्वेद था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फोरम दिसंबर 2023 में गुजरात में आयोजित हुआ। फोरम का विषय था आगे बढ़ना, भारत के डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करना। यह फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी पहला कथन सही नहीं है। क्योंकि भारत इंटरनेट गवर्नेंस जो फोरम है ये कहाँ पर शुरू किया गया था? ये अगर हम बात करते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। और यह यदि हम बात करें यह जो शुरू किया गया था ये 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर मित्रों? दिल्ली में, ठीक है। तो दो तो कथन सही हैं, बाकी पहला कथन गलत हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑप्शन ए तस्करी किए गए बच्चों को छुड़ाना और उनको परिवार में सौंपना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम और बेगार का उन्मूलन, सी देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को भारतीय रेलवे द्वारा संबंधित अधिकारियों को सौंपना, और डी भिखारी बच्चों को शिक्षा और रहने की सुविधा। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की अगर हम बारे में बात करें तो रेलवे सुरक्षा फोर्स द्वारा 520 से अधिक बच्चों से जुड़ा एक मामला है और ये नवंबर 2023 में इसके तहत जो रेलवे के अधिकारी थे रेलवे द्वारा संबंधित अधिकारियों को उन बच्चों को सौंपा गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। फिनटेक, सतत कृषि, जल संरक्षण, ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो है दूसरा संस्करण वो किससे संबंधित है? तो इन्फिनिटी फोरम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा
प्राधिकरण IFSCA का प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है इसने वित्तीय प्रबंधन यानी वित्तीय प्रबंधकी यानी फिनटेक के तौर पर जो नीति, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अग्रणीय दिमाग और वित्त प्रौद्योगिकी के बड़े विचारों को पता लगाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, जो जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए 23%, 33%, 45% और 50%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका 33%, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई दिल्ली घोषणा को GPAI ने 29 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया। इसका उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो ग्लोबल ये पार्टनरशिप है और इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? ठीक है, कौन सी बात सही होगी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक भागीदारी 29 देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल बनाई गई थी मित्रों, और इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भरोसेमंद AI का निर्माण करना है। यानी ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में खबरों में रहा सूरत डायमंड बोर्स क्या है? तो सूरत डायमंड बोर्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक संगठन है जो एक नॉन प्रॉफिटेबल यानी गैर लाभकारी संगठन है, जिसे ASSDB डायमंड बोर्स के द्वारा बढ़ावा दिया गया, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। और इसका उद्देश्य सूरत में हीरा कटाई और पॉलिशिंग विशेषज्ञता को लाभ उठाते हुए मुंबई से सूरत में हीरा व्यापार केंद्र को स्थानांतरित करना है। सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है और सूरत शहर के पास खसोदा गांव में स्थित है। प्रधानमंत्री की इस परियोजना को नए भारत की ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। तो यानी दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा कार्यालय परिसर, यही यहाँ पर बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खनन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मंत्रालय है मित्रों ऑप्शन सी, खनन मंत्रालय। किसके द्वारा शुरू किया गया था? खनन मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22? उसे देखते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट है और उसका कारण बताया गया है। ठीक है, तो पहला, अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला है। कारण, अफ्रीका में दर्ज किए गए प्रकोपों में से लगभग 75% जूनोटिक मूल के हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर के चयन के बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा, ये बताना है। दूसरा, अफ्रीका के दर्ज के प्रकोप 74% जूनोटिक मूल हैं। ये दोनों बातें सही हैं और RA का स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का पूरा सेट है। मानव जीनोम अनुक्रमों को दुनिया का सबसे बड़ा सेट किसके द्वारा खोला गया है? UK बायोबैंक
बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत, सी अमेरिका पशु और पादप स्वास्थ्य विभाग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा यूके बायोबैंक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, तालिबान एक अफगान उग्रवादी आंदोलन है जो वर्तमान अफगानिस्तान में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तालिबान का राजनयिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? पाकिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी अरब। तो तालिबान को राजनयिक देश का दर्जा देने वाला जो देश बना है वो हमारा कौन सा देश है? वो चाइना है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि चीन ने तालिबान को बिलाली करीमी को बीजिंग के अफगानिस्तान का राजदूत का राजनयिक दर्जा दे दिया है। ठीक है, और 2021 में जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यहाँ पर तालिबानी सरकार बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिन बैक्स 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है? तो बिन बैक्स के बारे में यदि हम बात करें तो 45 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र सेना की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास बिन बैक्स का चौथा संस्करण हुआ, और ये संस्करण कहाँ पर हुआ? ये संस्करण हनोई में हुआ। ठीक है, और इसका अभ्यास में दोनों देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए और संयुक्त अभ्यास में विचारों के आदान प्रदान के लिए किया गया है। तो ये कहाँ का है? तो ये मित्रों बिन बैक्स आपका वियतनाम और भारत के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर हाल ही में खबरों में रहा है। यह चक्रवात निम्नलिखित में किस देश में पहुंचा है? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है जैस्पर जो खबरों में रहा है किस देश में पहुंचा है? तो ये पहुंचा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पहुंचा है? ऑस्ट्रेलिया में गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूम रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद प्राप्त किया। वे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 27 के बारे में, तो मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्देल फतेह अल सीसी 89.6% वोट के साथ मिस्र के चुनाव जीते हैं, और उन्होंने कार्यालय में तीसरा कार्यकाल ये है उनका। कौन सा कार्यकाल है? तीसरा। ठीक है, और यदि हम बात करें भारत में वो सबसे पहले 2014 में मुख्य अतिथि के बन के रूप में चुना गया, मध्य में राष्ट्रपति चुना गया था और 2018 में फिर से चुना गया, और एक साल बाद एक सामान्य जनमत संग्रह द्वारा उनका तीसरा कार्यकाल हुआ, और ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। 75वें में की अगर हम बात करें तो अमेरिका फ्रांस के राष्ट्रपति इसके सदस्य थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, और बेसिकली आपको गलत स्टेटमेंट चुनना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करें। GN1 जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों पश्चिम बंगाल का GI टैग उत्पाद Batsonics.ai एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। कैपस्टोन नया कोविड स्ट्रेन है। ऊपर बताई गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? तो JN1 बात करें तो ये कोविड-19 का क्या है? नया एक JN1 कोविड-19 का नया वेरिएंट है। किसका है? कोविड-19 का नया वेरिएंट। पहली बात। पाट मित्रों के बारे में बात करें तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? पाट मित्रों जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा
विकसित किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये बात समझिए, कॉरपोरेशन ऑफ द्वारा एप्लीकेशन है, ये ऐप है, ठीक है। वॉटसोनिक्स एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। वॉटनो 6 के बारे में बात करें तो नासा और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उपकरण है और एक IAI का क्या है, AI ठीक। और कैपस्टोन सेलुलर ऑटोमेटिक पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी नेविगेशन है जो नासा द्वारा शुरू किया गया है। क्यूबिसेट उपग्रह एक अद्वितीय अंडाकार चंद्र कक्ष परीक्षण की डिजाइन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एक भी क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। GN आपका कोविड का हो गया, पार्ट मित्रों जूट कॉरपोरेशन का हो गया, ठीक है। एक कैपस्टोन एक आप ये समझ सकते हैं वॉटोसोनिक्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है उपयोग अंतरिक्ष में पृथ्वी की निगरानी के लिए, पर्यावरण के लिए भविष्य में पूर्वानुमान की मदद करेगा, ठीक है, भविष्य में पूर्वानुमान की मदद, और ये बनाया गया है पृथ्वी के, ठीक। और अगर हम बात करें तो नासा और IBM ने बनाया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा, ठीक। तो एक भी सही सुमेलित नहीं है। कौन से गलत हैं, सारी जोड़ियां गलत हैं, D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डबल हम्प्ड कैमल खतरे में पड़े IUCN वेरिएंट ऊंट है। वे मध्य एशिया के कठोर और शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। हाल ही में सेना द्वारा रसद सहायता के लिए तैनात किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में अगर बात करें, डबल हम्प्ड कैमल खतरे में पड़े IUCN बैक्ट्रियन ऊंट हैं, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो डबल हम्प्ड कैमल जो हैं वो उनकी पीठ पर 2 कुवड़ होते हैं और वे वसा जमा होता है। वे मध्य एशिया के कठोर और शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, ठीक है। ये मध्य एशिया, अफगानिस्तान, चीन और लद्दाख की नुब्रा घाटी पर स्थित हैं, ठीक है। सेना द्वारा रसद सहायता के लिए तैनात किया गया, ये दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं। ये बात पहली जो है वो सही नहीं है क्योंकि डबल हम्प्ड कैमल खतरे में पड़े बैक्ट्रियन ऊंट हैं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। IUCN की स्थिति में गंभीर लुप्तप्राय हैं, ठीक है, गंभीर लुप्तप्राय हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन C हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर्स की एक उपप्रजाति है। कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य सुंदरवन के साथ प्रमुख आर्द्रभूमि में से एक है। ब्लू ड्रैगन एक प्रकार का मोलस्क हाल ही में इलियट बीच पर देखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ब्लैक टाइगर एक प्रजाति बंगाल टाइगर्स की एक प्रजाति है। तो ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग है और यह एक अलग प्रजाति या भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य सुंदरवन के साथ प्रमुख आर्द्रभूमि में से एक है। तो काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर का एक क्षेत्र है। कहाँ का है? कोरोमंडल तट का। ये बात ध्यान रखना, कहाँ का है मित्रों? कोरोमंडल का। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ब्लू ड्रैगन एक मोलस्क है जो हाल ही में इलियट बीच में देखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण दिनों और उनके बीच संबंधित विषयों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, समुदायों का नेतृत्व करने दें, यूनिसेफ की स्थापना आज ही कार्य करें, विश्व मृदा UNCSC के 20 वर्ष। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, तो सही ढंग से मेल खाने वाला पूछा है
तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में बात करें तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 18 दिसंबर को। ये बात ध्यान रखना, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम थीम के बारे में बात करें तो इस वर्ष की थीम थी आज ही कार्य करें। क्या थी? आज ही कार्य करें। तो पहला तो हमारा गलत हो गया है। ठीक है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस होता है। कब होता है? 11 दिसंबर को। और इस वर्ष यूनिसेफ दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्या थी? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये इसकी क्या है मित्रों? थीम है स्थापना की। ठीक है, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस के बारे में बात करें तो ये हर साल मनाई जाती है 5 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 5 दिसंबर को। और इसके विषय के बारे में मृदा और जल जीवन का स्रोत। क्या है इसकी थीम? मृदा और जल जीवन का स्रोत। ये इसकी क्या है? थीम है। तो एक भी नहीं है सही, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गलत कथन की पहचान करें। हर साल 6 दिसंबर को दुनिया विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD बनाती है। सुलभ भारत अभियान AIC विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख अभियान है। विकलांग व्यक्ति को अधिकार अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को प्रथम आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो गलत स्टेटमेंट को अगर हम बात करें तो हर साल 6 दिसंबर को दुनिया विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मित्रों? 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, क्योंकि गलत चुनना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उड़ान योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है। यह योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 का हिस्सा है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है उड़ान योजना। उड़े आम आदमी इसकी थीम है। तो ये बात बिल्कुल तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34? सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो सुशासन दिवस बेसिकली मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मारापी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सुमात्रा, फ्लैट, हवाई या अंडमान निकोबार। तो मारापी द्वीप के बारे में यदि हम बात करें तो ये बेसिकली मित्रों था इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। कहाँ पर? सुमात्रा द्वीप पर। और यह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और मारापी में अचानक विस्फोट हो जाने के कारण ये सुर्खियों में रहा और उनका स्रोत उथला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। फ्रांस सही कथन पहचान करें। फ्रांस ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता। अनमोल खरब ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता। अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में 2023 पहला स्थान हासिल किया। भारत के जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में 25 पदक जीते। तो यहाँ पर आपको सही सही बताना है। तो भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जो है उसका 12वां संस्करण किसने जीता है? उसका 12वां संस्करण मित्रों फ्रांस ने नहीं, इटली द्वारा जीता गया है। अनमोल खरब राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब, महिला खिताब जीता। ये बात बिल्कुल सही है। अर्जुन श्रीगेसी के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है,
मिड स्पेन एक्कुलोन एंटोनियो और मिड शिप क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो द्वारा प्रतिनिधित्व की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अर्जुन सेरिगेसी चैंपियनशिप का पहला स्थान हासिल किया और भारतीय विश्व चैंपियनशिप, ये सारे गलत हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तस्लीमा नसरीन वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक की लेखिका हैं। ट्विंकल खन्ना हॉट स्टेज पुस्तक की लेखिका हैं। झुम्पा लाहिड़ी रोमन स्टोरीज की पुस्तक की लेखिका हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तस्लीमा नसरीन बर्निंग रोजेस इन माई गार्डन पुस्तक की लेखक हैं। किसकी? बर्निंग रोजेस। तो यहाँ पर इनकी अगर हम पुस्तक बताएं तो इनकी पुस्तक है बर्निंग रोजेस, बर्निंग रोजेस। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ट्विंकल खन्ना हॉट स्टेज पुस्तक की लेखक हैं, तो ट्विंकल खन्ना की जो पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, ये इनकी पुस्तक है। झुम्पा लाहिड़ी के बारे में यदि हम बात करें तो रोमन स्टोरीज इनकी पुस्तक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो एक और दो गलत है, सीधा सीधा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक प्रथा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, छऊ नृत्य, कालबेलिया लोकगीत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्वेश्चन जो होगा सही वो होगा गुजरात का गरबा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लाका डोंग हल्दी का हाल ही में भौगोलिक संकेत पुरस्कार दिया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये भौगोलिक संकेत पुरस्कार है जो निम्नलिखित में से मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग देखभाल में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 में REACH गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतुल साहा, डॉक्टर जावेद अख्तर, कंचन रेड्डी, अरुण शर्मा। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसे दिया गया है मित्रों? ये दिया गया है डॉक्टर अतुल साहा को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ALTRRA नामक एक जलवायु कोष का निर्माण की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कितने रुपए की बात की गई है? एल्ट्रा जो है एक फंड है जिसका लक्ष्य दशक के अंत तक $250 बिलियन का निवेश आकर्षित करना है, जिसमें 25 बिलियन जलवायु रणनीति के लिए और 5 बिलियन ग्लोबल साउथ में निवेश के लिए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा, जलवायु कोष के निर्माण की घोषणा की गई है नामक एक 25 बिलियन के जलवायु कोष, ठीक है, और 5 बिलियन के निवेश की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में अफीम अर्थव्यवस्था पर स्थिर वृद्धि देखी गई है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है? तो अफ्रीका में अगर हम बात कर रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को कवर करने वाले अवैध अफीम के क्षेत्र हैं। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति में समर वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस संदर्भ में सही विकल्प बताइए। तो इस संदर्भ में अगर हम सही विकल्प देखें तो पहला, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नहीं, यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। भारत और इजराइल में संयुक्त रूप से विकसित की गई है। बिल्कुल गलत। लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, 2 से 2.5 मैक की गति से प्राप्त करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो समर वायु प्रणाली कार्रवाई मारने क्षमता इंडियन एयरफोर्स के रखरखाव के तहत विकसित की गई है। जवाबी कार्रवाई के तहत सतह से हवा में मार करने वाली है और 10 से 12 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, और इसको अगर हम बात करते हैं तो 2 से 2.5 मैक गति प्राप्त कर सकती है। केवल ये सही है, बाकी ये सारी चीज़ें गलत हैं।
ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पिछले साल 2 लोग धुआं उड़ाने वाले कनस्तर लेकर लोकसभा कक्ष में कूद पड़े। वह संसद की सुरक्षा का एक बड़ा उल्लंघन था। इस संदर्भ में सुरक्षा कर्मियों में कौन सी इकाई संसद की सुरक्षा की प्रभारी है? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस या ब्लैक क्वेट कमांडो? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक सशस्त्र बल है। इसका तहत 1968 में इसको बनाया गया था और औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत बनाया गया और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। गृह मंत्रालय परिसर में भवन में इसका परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन COC का उद्घाटन संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने 19 से 22 दिसंबर 2023 को IONS के 8वें संस्करण की मेजबानी की? कंबोडिया, लाओ, वियतनाम और थाईलैंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये IONS 8वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? वो मेजबानी की है थाईलैंड ने। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपति द्वारा 3 भारतीयों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और सिंगापुर। तो ये जो सम्मानित किया है ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिकों को किससे बचाने के लिए विमुक्ति नामक पहल शुरू की है? भुखमरी, मानव तस्करी, यौन शोषण और भ्रष्टाचार। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मानव तस्करी से बचाने के लिए नागरिकों को ये विमुक्ति नामक पहल शुरू की है, यानी किसके लिए? मानव तस्करी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। जल शक्ति मंत्रालय ने जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में जन चेतना बढ़ाने के लिए जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो मित्रों यह उत्सव के बारे में यदि हम बात करें, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पटना, तो ये उत्सव आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, और 2023 में इसके जल शक्ति मंत्रालय के इतिहास में उत्सव में आयोजन किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चक्रवात मिचांग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग में प्रभावी था। मिचांग नामक निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया नाम है? तो मिचांग यदि हम नाम के बारे में बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। मिचोंग जो नाम है वो मित्रों दिया है म्यांमार ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम मानचित्र नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? यह पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है। यह पंचायत को भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है। यह बैंकिंग के माध्यम से पंचायत को भुखमरी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। यह किसानों को मौसम की जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन है? यह पंचायत की भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस पर? 51 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यह पुरस्कार 2018 में लॉन्च किया गया था। सूरत और इंदौर में 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। महू छावनी बोर्ड ने मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार जीता है और बनारस और प्रयागराज क्रमशः गंगा के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ पे मित्रों आपको गलत बताना है, तो यह पुरस्कार 2018 में लॉन्च किए गए। यही बात पूर्णतः क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो हैं वो कब शुरू किए गए थे मित्रों? तो भारत में स्वच्छता और जागरूकता करने के लिए ग्रामीण शहरी मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार शुरू किए गए थे। ठीक है, तो ये 2018 में
लॉन्च किए गए ये पुरस्कार 2018 में नहीं 2000, ये बात गलत है। बाकी ये सारी बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित सही है। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया। अरविंद पनगड़िया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अरविंद पनगड़िया महोदय जो हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर के हमारे सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वे जन आयोग स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारधारा के समर्थक और 2 कार्यकालों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उपरोक्त व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो वो कौन से हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किस पहलू पर केंद्रित एक पहल है। पहला, राजमार्गों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों की स्थापना। बी, अपने घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाने वाले लोगों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। 1 करोड़ घरों तक छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से संबंधित है, तो ये जो योजना है वो है 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ग्रैंड मास्टर टाइटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शतरंज के खेल में सर्वोच्च खिताब है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा प्रदान किया गया है जाता है। एक व्यक्ति ग्रैंड मास्टर खिताब का हकदार तब होता है जब उसकी मानक रेटिंग 2500 और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने अंडर 15 लड़कियों की फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत मेडल में स्वर्ण पदक जीता। कात्यायनी सिंह, अमृत, अटल स्मृति राव, इंदिरा पांडे, स्मृति कुमारी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही है, तो ये है आपकी कात्यायनी सिंह, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो उपरोक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अयोध्या राम मंदिर के अंदर रखी गई मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। मंदिर के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर HD कोटे मैसूर से कृष्णशिला पत्थर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, मूर्ति HD कोटे मैसूर से कृष्णशिला पत्थर से बनी है। यह पानी और दूध जैसे किसी भी तरल पदार्थ के साथ प्रक्रिया नहीं करती, और कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इदाते आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पहलू पर केंद्रित है। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियां, पंचायती राज, बच्चे और महिलाएं, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लागू करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है इदाते आयोग की। तो ये किससे संबंधित है मित्रों, तो इदाते आयोग जो है राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये अगर हम बात करें तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। गुजरात में मित्रों सूर्य नमस्कार के लिए
108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने ये किया था, इसलिए ये रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जनसेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे केवल ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। लोग पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मिशन जनसेवा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए शुरू की गई है। तो ये आपका पहला कथन केवल ऑनलाइन, ये बात गलत है, बोथ हैं, ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो ये लोग पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक वेलिंगटन द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र और गोवा। तो वेलिंगटन द्वीप के बारे में यदि हम बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है जो केरल राज्य के कोच्चि शहर का हिस्सा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फ्रैंकोफोन देशों के बारे में निम्नलिखित कथन का पहचान करें। तो यहाँ पर पहला है आर्कटिक सर्कल बेल्ट करीब के देश, बी कैरेबियन देशों के आसपास के देश, सी वे देश जो फ्रेंच को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करते हैं, डी वे देश जो गैर नाटो देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वे देश जो फ्रेंच को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बीमारियों का एक समूह है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जहां वे गरीब समुदाय में रहने वाले लोगों के बीच पनपते हैं। WHO के हाल ही में आधिकारिक तौर पर नोमा को एनटीडी के रूप में मान्यता दी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति के बाद ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक संगठनों से हट गया है? अंगोला, गैबोन, नाइजीरिया, लीबिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ओपेक तेल निर्यातक एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1960 में ईरान की राजधानी बगदाद में हुई थी। ठीक है, 2016 के अंत में यदि हम बात करें तो अंगोला इससे हट गया है जो 2007 में इसमें जुड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। डेनमार्क ने हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच 2024 में हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन साझेदारी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विकास के लिए वैश्विक मीथेन न्यूनीकरण मंच CH4D कृषि और अपशिष्ट में मीथेन न्यूनीकरण के लिए एक केंद्र है। इसे निम्नलिखित में किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऊर्जा और संसाधन संस्थान और विश्व बैंक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मीथेन न्यूनीकरण मंच जो शुरू किया गया है वो विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है? प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने वाले बैंक के रूप में, रक्त और प्लेटलेट्स दान बैंक के रूप में, अनुक्रमित जीनोम के बारे में डेटा के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने वाले बैंक के रूप में, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हैविसियोर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। ऑप्शन ए सेरिब्रल मलेरिया, हेपेटाइटिस सी, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा, हेपेटाइटिस ए। हैप्सियोर इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड द्वारा विकसित, पुणे द्वारा विकसित की गई पहली स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिदाओवोन परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन में स्थित है। यह दुनिया का पहला तीसरी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, तो ये कथन आपका जो सही होगा वो केवल एक कथन सही है, क्योंकि सिदाओवन परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये अगर बात करते हैं पहला तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है, तो पहला चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ग्योरोंग एंटी स्टेट्स वेरिएबल जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रेजुपाव मॉडिफायर एजेंट D4 सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम ऊपर बताए गए जोड़ों में से कौन सी सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी जो हैं वो सही ढंग से मेल खाते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। जेमिनी गूगल द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। गोरोंगा एंटी के बारे में यदि हम बात करें तो गोरोंगा एंटी जो है भारत का पहला एंटी स्ट्रेस वेरिएबल है और यह चिंता को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है। तो ये सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक्स अयुत्या भारतीय नौसेना रॉयल थाई नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दो सबसे बड़े पुराने शहरों भारत में काशी और थाईलैंड अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या के महत्व का प्रतीक है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान पर क्या आएगा मित्रों? रिक्त स्थान पर अयोध्या आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। उड़ीसा ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए AMA बैंक योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर यदि हम गलत कथन के बारे में बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसमें एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है और ये कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला क्या है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकायत आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? J&K ने। और पुलिस शिकायत के लिए नहीं है, यानी यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या होंगी? सही होंगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। हरित हाइड्रोजन भारत में अपनाने के लिए सक्षम उपाय रोडमैप रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक मामलों के विभाग, आर्थिक विकास संगठन। तो ये लॉन्च किया है विश्व इकोनॉमिक फोरम ने, यानी ऑप्शन ए हमारी सही होगी। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत में अपनाने में सक्षम एक उपाय रोडमैप विश्व इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट 74। भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1888, वायरलेस 1933, टेलीग्राफ तार अवैध कब्जा 1950, दूरसंचार IRDA, ट्राई यानी IRDA सही है, ठीक है। ट्राई 1997। उपरोक्त अधिनियम में से 2023 द्वारा उपरोक्त में से कितने अधिनियम निरस्त किए गए हैं? तो 2023 दूरसंचार अधिनियम के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अधिनियम वापस किए गए हैं तो भारतीय दूरसंचार के तीनों कानूनों, भारतीय टेलीग्राम 1885, वायरलेस 1933 और टेलीग्राम गैर कब्जा 1950, ये तीनों क्या कर दिए गए हैं? वापस कर दिए गए हैं, यानी ये तीनों खत्म कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी की है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? चीन, फ्रांस, यूएस, जापान। तो ये जो स्थान प्राप्त किया है ये किया है यूएसए ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हाल ही में बिहार के कैबिनेट ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश की गई थी? 1956, 1969, 1976 और 1977। तो विशेष श्रेणी का दर्जा जो शुरू करने की बात की गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। ठीक है, और ये जो पंचवर्षीय योजना महावीर त्यागी आयोग के अध्यक्ष में 5वें वित्त आयोग के द्वारा शुरू की गई थी और ये शुरू की गई थी 1969 में, 1969, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे बन्नी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताइए। बन्नी घास के मैदान के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी यह मालधारी जनजातीय समुदाय का निवास स्थान है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो बन्नी घास जो है वो गुजरात में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मालधारी जनजाति का निवास स्थान है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं, कोई कथन यहाँ पर गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक स्टॉक टेक 2, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा 3, वैश्विक हरित ऋण पहल 4, परमाणु ऊर्जा के 3 गुना करने की घोषणा। उपरोक्त बिंदु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र, जलवायु एवं स्वच्छ वायु सम्मेलन 2023, वायु गुणवत्ता कार्रवाई फोरम वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 8वां सत्र यह था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर मोहरित वारंट द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा विवेक पर नहीं, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट, सरकार की निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। ENCORE, इनकोर, स्वीप, प्रगति और रोशनी। उपरोक्त में से कौन सी पहल भारत में चुनावों से संबंधित है? तो भारत में चुनावों से संबंधित पहल के बारे में यदि हम बात करें तो इनकोर जो परियोजना है वो आपकी बिहार में एक सॉफ्टवेयर है, यानी रियल टाइम इन्वायरमेंट पर संचार कर सक्षम बनाती है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा है। स्वीप व्यवस्थित मतदाता की निर्वाचन प्रणाली है। तो ये जो दोनों हैं ये तो हैं ही। प्रगति के बारे में यदि हम बात करें तो प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और ये जो है बिहार में आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए है। रोशनी के बारे में बात करें तो उद्देश्य नेतृत्व विकास के निर्माण में अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो कितनी सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। विश्व खाद्य भारत 2023 के अनुसार बिहार ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, तीसरा, 5वां और 10वां। तो विश्व खाद्य भारत के संबंध में यदि हम बात करें तो भारत का स्थान है पहला, ऑप्शन ए। श्रम संसाधन विभाग रैंकिंग के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में पहला स्थान हासिल किया? भोजपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्थान हासिल किसने किया है? मधुबनी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार केसरी सम्मान अनुग्रह नारायण सिन्हा की जयंती पर आयोजित किया गया। बिहार केसरी पुरस्कार चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सेवा और राजनीति में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ये कथन अगर हम बात करते हैं बिहार केसरी सम्मान अनुग्रह सिन्हा की जयंती पर आयोजित किया गया। तो बिहार वैश्विक सम्मान की अगर हम बारे में बात करें तो बौद्धिक मंच मध्यकालीन फाउंडेशन को हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार दिया गया है और 17 विभूतियों को दिया गया है। ठीक है, 136वीं जयंती पर मशहूर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर दिया गया, इसलिए जो अनुग्रह सिन्हा वाला पॉइंट है वो गलत है, श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर, जबकि दूसरा हमारा सही है। तो कथन ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में समाचारों में देखा गया
APAAR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय औषधि उद्योग के सक्षम बनाने, आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करना, डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो कथन सही होगा वो कौन सा कथन सही होगा उसके बारे में बताना है। तो ये जो मित्रों आपका जो कथन है वो कौन सा कथन सही होगा, तो ये कथन जो है वो सही होगा एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए संबंध में कथनों पर विचार करें। यह एक एकीकृत मंच है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें PMO, केंद्रीय वित्त सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन 2023 को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? डार्क वस्टर हैकथॉन को अगर हम बात करते हैं तो यह सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या संचार। तो ये किया गया उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य नवीन ऐप्स और सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर ऐसा तैयार करना जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पैटर्न बदला जा सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए अपने अभिनव अभ्यासों की रिपोर्टिंग के लिए एक मंच अग्नि हाल ही में लॉन्च किया गया है। अग्नि का विस्तार क्या है? अग्नि का विस्तार बताना है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद ज्ञान पुण्य पहल यानी अग्नि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आयुर्वेद ज्ञान पुण्य पहल है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @2047 के अनुसार भारत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है? 30, 35, 47 और 50। तो भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2047 तक का रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कतर में 8 भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। ये लोग निम्नलिखित में से किस कंपनी के कर्मचारी थे? अल दहरा, हरनसा कतर, डेजर्ट लाइन ग्रुप, क्यूबेस समूह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके थे? तो ये थे आपके अल दहरा के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। शिशु हाइपोफॉस्फैटिसिया एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाजुक हड्डियों और दांत के लिए, मुड़े हुए घुटने और कोहनियों के लिए, सिर में असामान्य सूजन के लिए, उम्र के साथ शरीर के विषम विकास के लिए। तो ये अगर हम बात करें तो नाजुक हड्डियां और दांत के कारण आनुवांशिक रोग होता है, यानी ये रोग में हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, भारत में एक बच्चे में सबसे दुर्लभ बीमारी इन्फेंटाइल हाइपोस्टोनिया पीड़ित पाया गया। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और इसमें हड्डियां और दांत खराब हो जाते हैं। ALPL जीन परिवर्तन के कारण यह एकमात्र जीन है जो इसका कारण बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में कैदी की दुविधा की अवधारणा का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैदी की दुविधा शब्द को संबंधित है? स्थिरता का महत्व, सहयोग का महत्व, सुरक्षा का महत्व, प्रौद्योगिकी का महत्व। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में चौथे रक्षा मंत्री ने कैदी की दुविधा का अवधारणा का उल्लेख किया। यह निर्णय विश्लेषण और विरोधाभास है जिसमें दो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पर काम करते हुए इष्टतम परिणाम नहीं दे सकते और सबसे अच्छा परिणाम सहयोग में ही निहित है, यानी सहयोग का महत्व तो इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है एयरगन सरेंडर अभियान हाल ही में भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? अरुणाचल, असम, आंध्र प्रदेश। तो ये जो पहल मित्रों है ये पहल है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? एयरगन सरेंडर अभियान पहल हाल में अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के विभाग की पहल के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
क्या है 93? आसियान बाजार महोत्सव जापान में आयोजित किया गया। ओके, इसका उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बाजरे के लिए बाजार तैयार करना है। तो आसियान का जो बनाया गया है बाजार, आसियान भारत महोत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। कहाँ पर? जकार्ता में, सॉरी जापान में नहीं, जकार्ता में हुआ था। ठीक है, भारत बाजरा। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है 95? वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। वह देश की उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी हैं और 1993 में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। हाल ही में उनका निधन हो गया। किसके बारे में बताया गया है? नुसरत जहां चौधरी, रफीक जियानी, फातिमा बीबी और फातिमा पैमान। तो ये जो जिक्र किया गया है ये किया गया है एम फातिमा बीबी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। 1993 में सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी बनी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है। उपरोक्त शब्द का सही स्पष्टीकरण पहचानें। विदेशी पूंजी के आगमन के कारण स्थानीय मुद्रा में वृद्धि, तेल क्षेत्रों में लंबे समय तक काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, घरेलू बाजार में सस्ते विदेशी सामानों का आगमन, वनों के आग की घटनाएं और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विदेशी पूंजी के आगमन के कारण स्थानीय मुद्रा में वृद्धि, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है? निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करें। खुलना मोंगला पोर्ट रेल, मैत्री सुपर थर्मल पावर, अखोरा अगरतला सीमा पार रेल। उपयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन भारत द्वारा निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से किया गया? तो यहाँ पर यदि हम सहयोग के बारे में बात करें तो ये सहयोग सीधे सीधे आप समझ जाइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूस ने हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का अनुसमर्थन किया है। भारत ने इस संधि पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, इसकी पुष्टि नहीं की है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो उपरोक्त में से ये दोनों कथन गलत हैं, एक भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण का अनुसमर्थन किया है, रूस ने अनुसमर्थन नहीं किया है। ठीक है, इसका जो अनुसमर्थन की बात होती है सीटीबीटी का, ठीक, अमेरिका ने खुद अभी तक अनुरूप लेने की बात नहीं की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में ग्रिंडाविक में तीव्र ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला देखी गई है। यह कथन कहाँ स्थित है? जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, हवाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो स्थित है वो आपका आइसलैंड में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विशेषज्ञों ने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण टीटीकाका झील सिकुड़ रही है। झील के बारे में गलत कथन पहचान करें। माउंट किलिमंजारो के बीच स्थित है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दुनिया में सबसे बड़ी झीलों में से सबसे ऊंची नौगम्य झील है, पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विशेषज्ञों ने पाया है टीटीकाका झील सिकुड़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है और यह पेरू और बोलिविया के पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यह 95% हानि वाष्पीकरण के कारण यह तेजी से इसका वाष्पीकरण हो रहा है। यह माउंट किलिमंजारो के बीच स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह जो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया में स्थित है, जबकि यह झील अगर हम बात करें एंडियन पर्वतमाला और एक लंबी श्रृंखला है उसके मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा गलत है, यही आंसर होगा क्योंकि हमें गलत ही बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, यानी नूर अबुल आदमी।
क्या है? नूर अबू धाबी हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? COP28 का स्थान, सबसे बड़ा एकल स्थल और सौर संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, एक पूर्णतः नवीकरणीय और टिकाऊ आधारित शहर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो स्थित है वो किस पर है? सबसे बड़ा एकल स्थल सौर संयंत्र, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। हमास के रॉकेटों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही इजरायली वायु रक्षा प्रणाली हाल ही में चर्चा में रही, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वायु रक्षा प्रणाली को पहचान करें। ओटिस, रेफा, डेविड स्लिंग या IMEC। तो ये जो रक्षा प्रणाली है ये है डेविड स्लिंग, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूतकणों का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कर रहा है। दूरबीन का नाम ट्राइडेंट है। भूतकणों का रूस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में पानी के नीचे भूतकणों का पता लगाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है, न कि रूस में की गई है। तो ऑप्शन चीन हमारा है। यहाँ पर दूरबीन का नाम ट्राइडेंट है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैलिस्को CA नामक एक नया टीका विकसित किया है, निम्नलिखित में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? कोकीन की लत को छुड़ाने, मस्तिष्क मलेरिया को रोकने, कैंसर कोशिकाओं को विकास को रोकने, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये होगा ऑप्शन ए, कोकीन की लत छुड़ाने के लिए, ठीक है, कैलिस्को CA नामक एक नया टीका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वेलचली घोषणा के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया का पहला समझौता है। टोक्यो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए AI हस्ताक्षर क्षमता का मान्यता देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? टोक्यो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते, ये कथन जो है वो आपका सही है, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते थे, सबसे अधिक, ठीक है। 38वां खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो 38वें खेलों का आयोजन यदि हम बात करें तो इनका आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि उत्तराखंड में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यही गलत बताना था। बिहार महिला गरीबी रग्बी टीम 37वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? सोना, चांदी, पीतल, कोई नहीं। तो ये पदक जीता गया है चांदी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या ये? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को बनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति कुरकुमा कंचिंग खोज की गई है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मणिपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये की गई है कहाँ पर? कंचिंग, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन मणिपुर। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद आयोजित होने वाली लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता नंबा कामला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अमरावती। तो ये जो शुरू की गई है ये की गई है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल के 75 रचनात्मक दिमाग फिल्म चैलेंज को आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ढाई आखर, कांतर, ओध और केरल की कहानी। तो ये जो पुरस्कार जीता है ये जीता है ओध ने, ऑप्शन डी सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है भारत फ्रांस संबंधों
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति 75वीं गणतंत्र दिवस के भारत आए। सही है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। कोई बात इसमें गलत नहीं है, जबकि हमें गलत बतानी थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बात अगर हम बात करें, पहला नहीं दूसरा राज्य बना है। पहला मित्रों क्या है? पहला आपका गोवा राज्य ऑलरेडी था। पहला गलत। यह केवल विवाह और तलाक जैसे मामलों में एक मानकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करता। ऑप्शन 2 सही कथनों का चयन करें, गलत कथनों का चयन करें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो गलत कथन है, पहला कथन जो है वो सही है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, CRCC तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2015-23 के अनुसार निम्नलिखित कथन, इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, कदाचार के साथ साथ कंधनी कक्षाओं को अंकुश लगाना था। ये बात बिल्कुल सही है। इस विधेयक को लाने के लिए देश विशेष रूप से उन परीक्षाओं संचालित है संबंध में जो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के दायरे में नहीं आते। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पर सर्वसम्मति केंद्र को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, एक भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में RBI ने पंचायत वित्त की रिपोर्ट के अनुसार जारी की और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उपरोक्त भारतीय रिजर्व बैंक में RBI पंचायती राज संस्थाओं को शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया गया। बिल्कुल बात सही है। रिपोर्ट 21-22-23 में 8.58 लाख आंकड़ों पर आधारित है। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 118। हूती विद्रोहियों के कारण हाल ही में खबरों में रहने वाला लाल सागर किस देशों से घिरा हुआ है? नाइजीरिया, चाड, नाइजर, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, मिस्र, सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पुर्तगाल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। डिजिटल सेवा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऑनलाइन मध्यस्थों और प्लेटफॉर्मों पर नियंत्रित करता है, जिसमें बाजार, सामाजिक नेटवर्क, सामग्री साझाकरण प्लेटफॉर्म, ऐप स्टोर, ऑनलाइन यात्रा, आवास प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ऐतिहासिक विनियमन सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों पर लागू नहीं है। कौन सा कथन गलत है? 1 और 2, केवल 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन दूसरा जो है वो गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। वैश्विक प्रथाओं को अपनाने का ज्ञान साझा, महिलाओं को शिक्षा, ये भी बात सही है। आर्थिक मंच के साझेदार के रूप में है, ये भी सही है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अयोध्या राम मंदिर की विशेषता, इसका निर्माण नागर वास्तु शैली से किया गया है। बात बिल्कुल सही है, नागर वास्तु शैली से ही इसका निर्माण किया गया है। दूसरा, बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। बांसी बलुआ लाल बलुआ पत्थर है। ठीक है। निर्माण में किसी भी प्रकार के लोहे का प्रयोग सही है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो ऑप्शन 2 सही नहीं है, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। नए हिट एंड रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत में नया हिट एंड रन कानून, जिसे भारतीय न्याय संहिता के जाना जाता है, दुर्घटना स्थल पर भागने वाले चालकों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर दुर्घटना करने वाले
पुलिस की सूचित किए बिना जाने पर चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। सिरकम द्वारा तैयार ऑनलाइन परफॉर्मेंस ओटीपी रिपोर्ट 2023 कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मिनियापोलिस सेंट पॉल ऑस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यूएसए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नई सरसों की किस्म विकसित की गई है? राजेंद्र प्रभात, राजेंद्र सुफलम, राजेंद्र प्रताप, राजेंद्र कल्याण। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी है जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शक्तिमान 6 के से संबंधित है? खस्ता फफूंदी, जंग, पत्ती झुलसा, डाउनी फफूंदी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो है वो हमारा पत्ती झुलसा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ शुरू किया गया? गोपालगंज, भागलपुर, पटना, वैशाली। तो ये शुरू किया गया है पटना में। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बनारस में आयोजित रोड शो के दौरान कितने लोकप्रिय तीर्थ स्थलों को प्रकाश डाला गया है? तो ये प्रकाश डाला गया है रामायण और बौद्ध सर्किट। ऑप्शन सी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित स्टार्टअप अवार्ड 2022 के अनुसार स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस राज्य को एस्पायरिंग लीडर अवार्ड मिला है? तो एस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है नीतीश कुमार यानी बिहार को। बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज उद्देश्य क्या है? अपराध दर 75% कमी लाना, FIR पंजीकरण 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच करना, 75 नए अन्वेषकों को प्रशिक्षित करना, पुलिस बल में 75% की कमी करना। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 130। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्रियान्वयन कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक आपूर्ति श्रृंखला को बुनियादी ढांचे के निर्माण करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, न कि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में समाचारों में रहा आमात्रासु क्या है? अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणें, ज्वालामुखी पर्वत, एक क्षुद्र ग्रह, तितली की प्रजाति। तो ये जो है वो है अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। C+5 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला C+C5 शिखर सम्मेलन 98 में आयोजित किया गया चीन मध्य एशिया नेताओं के बीच राजनयिक सम्मेलन है। भारत को इस शिखर सम्मेलन पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से यदि हम बात करें जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में अल्ट्रा हाई एनर्जी इसमें जो कथन सही है तो केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। यानी इसका पहला चीन और 5 अन्य देशों के साथ सम्मेलन है। ठीक है, 1998 में नहीं 2023 में इसका आयोजन किया गया। कब? 2223 में। ये गलत। ठीक है, केवल ये सही, ये भी गलत। हाँ सॉरी ये सही है और जबकि ये गलत है। चीन और 5 एशियाई देशों के नेताओं के बीच है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, ओपेक सदस्य बताइए। तो कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, वेनेजुएला, अंगोला और ईरान। तो इसके सदस्य अगर हम बात करें तो इसके सदस्य हैं 2019 में। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ठीक है, कतर और अंगोला यहाँ 2019 में हट गए हैं। बाब अल मुदेब जलडमरू मध्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह अदन की खाड़ी और लाल सागर सुएज नहर को जोड़ता है। ठीक है,
ठीक। दूसरा पेरिस द्वीप डमोलो पेरिम द्वीप और विभाजित करता है, सही है। सीमा अरब प्रायद्वीप में मिलती है, ये भी सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। जैतपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत और रूस के बीच सैन्य परमाणु समझौते का एक हिस्सा है। जैतापुर अगर हम बात करें भारत और रूस के बीच नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के बीच है। भारत और रूस के बीच जो है वो तमिलनाडु का कोडनाकुलम है। पहला गलत, संयंत्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी, ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। विजय राघवन समिति की स्थापना निम्नलिखित में से की गई थी? तो विजय राघवन समिति की स्थापना डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए की गई है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में जीआई उत्पाद राज्यों को सम्मिलित करना है। सिक्की घास उत्पाद, तो सिक्की घास उत्पाद जो है वो कहाँ पर है? तो सिक्की घास उत्पाद के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों सिक्की घास उत्पाद जो है वो बिहार में की जाती है। कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। तो ये गलत है। रामबन अमरदाना, अगर हम बात करते हैं रामबन अमरदाना के बारे में, तो रामबन अमरदाना एक सदाबहारी झाड़ी है जो जम्मू कश्मीर में होती है, ये सही है। आदि कोकेर के बारे में बात करें तो ये अदरक की एक किस्म है जो अरुणाचल प्रदेश में होती है, ये भी सही है। लॉन्जिया सोरा पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो लॉन्जिया सोरा पेंटिंग उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में, तो ये गलत है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, 2 और 3, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चिंग फॉरेल थेक्कन बिंदली काला नमक किसके नाम है? देसी धान की किस्में हैं, भारत में पाए जाने वाले स्थानिक सरसरप्पी के नाम, तो ये सब के सब हैं आपके चावल के उत्पाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारत और केन्या संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत द्वारा केन्या पर किए जाने वाले निर्यात में इस्पात, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल शामिल हैं, जबकि केन्या द्वारा भारत में किए जाने वाले निर्यात में सोडा ऐश, सब्जियां और चाय शामिल हैं। भारत और केन्या के बीच बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व रोजगार सामाजिक आउटलुक 2024 के निष्कर्षों के आधार पर कौन सा कथन सही है? वैश्विक बेरोजगारी 2022 5.1% से बढ़कर 24 में 5.2% हो जाने का अनुमान है। अनौपचारिक रोजगार में गिरावट आने की उम्मीद है, जो 2024 तक वैश्विक कार्यबल 50% तक नीचे पहुंच जाएगा। रिपोर्ट का उत्पादकता बढ़ती असमानताओं का प्रमुख आर्थिक चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 1 और 3 सही है, जबकि 2 नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 141। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है? लीड्स, राष्ट्रीय एमपीआई, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लीड्स और राष्ट्रीय एमपीआई किया जाता है, बेरोजगारी दर और ये एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 142। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ईरान, मिस्र, यूएई, अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स में यदि हम बात करें ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है, ठीक है, और इसमें जो सदस्य देश नहीं है वो अर्जेंटीना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। एफसीआई में मंडियों में एमएससी पर दालें, गेहूं और चावल खरीदता है। म्यांमार विश्व दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है, दालों का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है, ठीक। दूसरा, क्योंकि खाद्य एफसीआई पीएमसी मंडियों से दालों और गेहूं चावल खरीदता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो इससे चावल ही खरीदता है और गेहूं दालें नहीं खरीदता है, ये बात ध्यान रखना। म्यांमार विश्व का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है कि नहीं? भारत म्यांमार नहीं, भारत म्यांमार है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक है, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं 144। हाल ही में समाचारों में देखे गए पौधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीसल पौधा मूलतः भारत में पाए जाते हैं। इनका उपयोग रस्सी, कागज और वैज्ञानिक सीसल पत्तों और एक जीरोफाइटिक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन पहला गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे, क्योंकि यह पौधा भारत में नहीं
बल्कि यह पौधा मूल रूप से मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ पे? मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 145। भारत में गरीबी और को आय दृष्टिकोण से मापा जाता है। भारत में MPI 29.17% से घटकर 22-23 में 11.2 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस संदर्भ में बताना है। संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन COP25 लॉन्च किया गया था। ठीक है, दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है जो नदी और संरक्षण टिकाऊ को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन बिल्कुल गलत है जबकि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ये जो शुरू किया है नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत शुभारंभ किया गया था और COP28 में लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 147। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आपतित जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है जीवाश्म ईंधन ऐसे हस्तक्षेप के बिना जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को पर्याप्त रूप में काम करते हैं। ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह पुरस्कार हर वर्ष अर्थशास्त्र और शांति स्वास्थ्य द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे पुरस्कार विजेता को कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता है। 2023 में डैनियल बार्ने, बोइम, आलूस अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, शांति निरस्तीकरण के दिया जाता है। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, यह पुरस्कार निरस्तीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी फाउंडेशन के तौर के नाम से दिया जाता है 1986 से। ठीक है, दूसरा, यह पुरस्कार विजेता मौद्रिक लाभ नहीं मिलता, नहीं, बिल्कुल मौद्रिक लाभ मिलता है। ठीक है, और इसमें 2023 में डेनियल बोरम अल अब्बाद को दिया गया था, ये सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 149। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बताइए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बताएं तो इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सुधार करने में ध्यान केंद्रित, बिल्कुल गलत। रिपोर्ट बिल्कुल सही, सॉरी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रिपोर्ट में आंध्र और गुजरात को तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो यदि हम आंध्र और गुजरात के बारे में बात करें तो इन्हें तेज बढ़ने वाली श्रेणी में नहीं, अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो यह, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और 13 केंद्र शासित प्रदेश साले में शामिल हैं। तो दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 150। सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार कीजिए। दुर्गा पूजा, गिद्दा, गरबा और ये कौन से यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मानवता अमूर्त श्रेणी में आने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो योग और नवरोज के बाद तीर्थ यात्राओं में सबसे बड़ा समागम कुंभ मेला 17 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में गरबा भी शामिल कर लिया गया है। और दुर्गा पूजा 2021 में, अभी गिद्दा छोड़ के ये सारे यहाँ पर शामिल हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने परफॉर्मेंस IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 10 लगाया। शेष पेपर ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।